नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मानिंदर जी कि आपने मुझे अपने इस पे थैंक यू इस सो बार मच। काफ़ी लंबा गैप हो गया। जी 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 जी, आई एम सो सॉरी। इट्स जी ओके एंड पाकिस्तान ने तो नापाक हरकत कर दी है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी लगातार गलतियाँ कर रहा है। आप देखिए वहाँ के जो उनके अफ़सर हैं, भगदड़ मची हुई है बिल्कुल। ये सब उन्हें कितना महँगा पड़ने वाला है। देखिए मानिंदर जी, महंगा तो उनको कब से पड़ रहा है भाई। द थिंग इज दैट वो रियलाइज ही नहीं कर रहे। एक कंट्री के पास पैसे नहीं है, दुनिया भर से मांग रहे। क्यों? भारत दुश्मनी में, हिंदू दुश्मनी में, सनातन दुश्मनी में। एक कंट्री जो है वो अपने 40% पॉपुलेशन को गरीबी की रेखा से नीचे रखी हुई है, ये महंगा नहीं है। पाकिस्तान मुसलमान बने रहने की बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है, बहुत बड़ी कीमत। अपने सनातन के रूट्स को काटने की कीमत भी बहुत बड़ी चुका रहा है वो। और नफरतें, ये जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस है, इसने इतनी नफरतें डाल दी हैं अपनी हिस्ट्री के प्रति कि आप ये सोच लें कि आज उनकी सेनेटर ये कह रही है कि हम वापस आएंगे और मस्जिद, राम मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे। अब सोचिए मानसिक दिवालियापन इन लोगों का कि ये लोग सीधा मंदिर मस्जिद की बात पे आ गए। आखिरकार भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि भैया हम इस्लाम से लड़ने जा रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ सभी कह रहे हैं कि हम इस्लाम से, मेरा कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई इन पाकिस्तानी मिलिट्री वालों से, इन पाकिस्तान के मुल्ला मिलिट्री अलायंस से है। एग्ज़ैक्टली। तो पॉइंट ये है कि ये लोग मानसिक रूप से बीमार हैं और आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं। सामाजिक रूप से ये पूरी सोसाइटी खत्म हो चुकी है। सोसाइटी में समाज बचा ही नहीं है, ये एक दूसरे का खून पीने वाली कौम बन चुकी है। आप समझ रही हैं? तो कीमत तो ये उसकी चुका रहे हैं। अब तो कीमत नहीं चुकाएंगे। भारत इनको रेमेडी प्रोवाइड करेगा, सर्जरी करके इनको सुख देगा भारत। ये तो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं भाई। जब इनका पीओजे के अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद इनकी आर्मी का जो है साइज काट करके आधा से भी ज्यादा कर दिया जाएगा। क्योंकि भारत को इस बार वो करना है ना मनविंदर जी, जो पिछले 4 बार से नहीं किया हमने। हम युद्ध तो जीत जाते हैं मगर कुछ करते नहीं है युद्ध जीतने के बाद। भाई आप युद्ध जीतने के बाद कंडीशन लगाएं कि दोबारा इतनी बड़ी आर्मी नहीं खड़ी होगी। जैसे जब जापान को हराया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में, जापान उसके बाद आज तक अटैकिंग फोर्स नहीं रखता, उनको डिफेंसिव फोर्स रखनी है। दूसरी, इंडिया वहां पे बेसेस बनाए अपने। अगर चाइना अपने बेस बना सकता है, इंडिया भी अपने बेस बना सकता है कि हम वो रखेंगे नजर उन जगहों पे। इंडिया वो बेसेस क्वाड के साथ बना सकता है। आप समझिए ना, बहुत सारे ऑप्शन है। हालांकि इंडिया कभी भी क्वाड का मिलिटराइजेशन नहीं जाएगा, मैं समझता हूँ इस चीज को। जी। तो होप की एक सही परिणति आए, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उससे हृदय विदारक है कि एक मानव ऐसी घटना कैसे कर सकता है। और इट्स बिल्कुल हमास वाले तरीके से की है। देखिए, वहाँ पर म्यूज़िक कंसर्ट चल रहा था, यहाँ पर लोग घूमने घूमने आए हुए थे। तो मतलब तरीका वही है। देयर इज एन अनकैनी सिमिलैरिटी, इसमें तो कोई शक नहीं है मानविंदर जी। तो ये देखिए, मैं किसी एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को सुन रहा था। ये जो क्रेडिट है वो उनको जाना चाहिए, ये मेरा ज्ञान नहीं है। मैं जी। उनका नाम बोल रहा हूँ इसलिए मैं ले नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था कि जी ये जो इजराइल में होता है, 1-2 साल बाद वो इंडिया में आ जाता है। क्योंकि वहां के जो मुस्लिम, इंडिया और पाकिस्तान के जो मुस्लिम ये सो कॉल्ड सिंपैथाइजर्स हैं, वो उस चीज को कॉपी कर लेते हैं। तो वहां इंतिफादा हुआ, वहां पत्थर फेंकना शुरू हुआ, वो पत्थर फेंकना फिर इंडिया में भी शुरू हो गया। और मुझे उनकी इस बात में लॉजिक लगा काफी हद तक। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमास वाला स्टाइल है, उनकी इजराइल से दुश्मनी, यहूदियों से दुश्मनी, फिर इनकी हिंदुओं से दुश्मनी, ये पूरी कौमी दुश्मनी पे बैठी हुई है। तो इजराइल ने जो किया, गाजा को सपाट कर दिया, हमास को सपाट कर दिया। तो अब ये बार बार कि भैया हम ही हैं अल्लाह के नाम पे मरने वाले, इनको दिखाने का वक्त आ गया है
कि धर्म युद्ध के नाम पे हम भी लड़ने मरने को तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारे अंदर ही जज्बाए रिलीजन, जज्बाए कौम नहीं है। हम लेकिन रिलीजन से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, हम किसी मुसलमान इस्लाम से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई है इनके पाकिस्तानी उससे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है, उसको वो कह रहे हैं वो बैटल ऑफ बदर। बैटल ऑफ बदर, जो लोग आपको जानते हैं इस्लाम को, वो एक पहला ऐसा बैटल था जिसमें कि जो इस्लाम के प्रॉफिट है, मुसलमानों के जो प्रॉफिट है, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी कुरैशों के अगेंस्ट में, और बहुत उनकी नंबर कम थी, फिर भी उन्होंने जो एक लार्जर फोर्स को रोक दिया था जीतने से, तो इसलिए उसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरफ वो जो लड़ाई जिसके अगेंस्ट में बैटल ऑफ बदर लड़ रहे हैं, ऑपरेशन बदर जिसको वो कह रहे हैं, वो टीटीपी है। टीटीपी इनके अगेंस्ट में ऑपरेशन खंदक लड़ रही है। तो इन्होंने ये कहा है कि हम टीटीपी को इसलिए मार सकते हैं क्योंकि टीटीपी अब इस्लाम में नहीं है, वो इस्लाम से खारिज हो चुकी है। इन्होंने पूरे के पूरे उस आइडियोलॉजी को ही इस्लाम से खारिज कर दिया। तो अगर टीटीपी की डिमांड है कि हमें शरिया चाहिए, और शरिया मांगने वाला अगर इस्लाम से खारिज है, तो तुमने 1947 में भारत का देश ही इसलिए मांगा था क्योंकि तुम इस्लामिक तरीके से जीना चाहते थे, तुमको शरिया का राज चाहिए था, तो तुम भी इस्लाम से खारिज हो फिर। तो हम बार बार कह रहे भारत के मुसलमानों को और दुनिया भर के मुसलमानों को, पाकिस्तान की फौज इस्लाम से उसी तरीके से खारिज है जैसे टीटीपी वाले इस्लाम से खारिज है। तो इसलिए भारत का कोई भी मुसलमान यदि इन पाकिस्तानी फौज के लोगों को मानता है तो किसी मुसलमान को नहीं मारेगा, वो खारिज लोग हैं, उनकी हत्या जो है वो जायज हो चुकी है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये वहाँ की फौज पता नहीं किसके कहने में चल रही है, और वहाँ अंदर भी जो वहाँ का आवाम है उनके अंदर भी जो है उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। इसीलिए शायद से पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि अटैक उन्हीं पे होना है। अब उनके जनरल हैं, उनके अफसर हैं, सब बंकरों में घुसे हुए हैं। इस पे भी मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी, क्योंकि बड़ी भगदड़ मची हुई है, बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं ना हड़कंप, दे आर फीलिंग लाइक दैट। हाँ, ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, एक सॉरी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज नॉट अ राइट वर्ड टू एक्सप्लेन इट, बट एक थ्योरी ये चल रही है कि शायद ये पाकिस्तान की आर्मी ने इसलिए करवाया है क्योंकि उनका जो लोकल सपोर्ट है वो बहुत कम हो रहा था, और इसलिए इंडिया को इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए और इंडिया को अटैक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो अनपॉपुलर हो रखे हैं अपने लोगों के बीच में। मैं इसको नहीं मानता ऐसे। बेसिकली ये जो हुआ ये आर्मी ने करवाया है, इसमें तो कोई शक नहीं, आईएसआई इसके पीछे है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी अनपॉपुलर हो चुकी है तो हम तो अटैक और करेंगे, क्योंकि फिर लोग लड़ेंगे ही नहीं, हथियार ही डाल देंगे। जब जैसे कि बांग्लादेश में हम क्यों इतनी आसानी से जीते, उसका रीजन ये था कि बांग्लादेशी जो लोग थे उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट नहीं किया और बांग्लादेश टूट गया। तो अगर ये है कि उनका ट्रैप ये है पाकिस्तान की आर्मी का कि वी आर गेटिंग अनपॉपुलर विद आवर ओन पीपल एंड देयरफॉर दिस मिसएडवेंचर कैन विन अस बैक द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उनके प्रति नफरत है, और वो नफरत जायज भी है, क्योंकि पीटीआई वाले देखिए उनका साथ नहीं देंगे, पख्तूनख्वा वाले उनके साथ नहीं देंगे, पश्तून उनका साथ नहीं देंगे, बलोच उनका साथ नहीं देंगे। यही राइट टाइम है, स्ट्राइक कीजिए, इनको गले से पकड़िए, गले से पकड़ करके। और ये जो मुल्ला मिलिट्री का जिस दिन अलायंस टूटा, हम तो पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, हम उनको उनकी जिंदगियां वापस करने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई तो पाकिस्तान की जनता से है भी नहीं, हमारी लड़ाई नहीं है पाकिस्तान की जनता से, हमारी लड़ाई है उन मुल्ला मिलिट्री अलायंस के लोगों से जिन्होंने हिंदू नफरत को बेचा है समाज में, और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान की मिलिट्री का अंत होना तय है। इसको हराने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो कहे कि आज से पाकिस्तान में कोई भी फोर्स 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी, और उसका डिफेंस बजट इतना होगा, और इससे ज्यादा बड़े वो वेपन नहीं खरीद पाएगी। कोई मैकेनाइज्ड वेपन की जरूरत नहीं है, कोई टैंक की जरूरत नहीं है, और कोई भी वेपन आएगा पहले इंडिया से वो अप्रूव होगा। इस टाइप की फोर्स हमें चाहिए, और अपना देश जो है वो पंजाब, पश्तून और सिंध, इसको चलाओ। बलूचिस्तान का तुम जानो, बलूचिस्तान के लोग अलग हो जाते तो हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके पश्तून, बलोच, अरे पश्तून, पंजाब और सिंध, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान वैसे ही रहेगा, वो लोग चलाएं। लेकिन फोर्सेस, आज आप 6 लाख की रिजर्व फोर्स रखे हुए हो और इतने सारे न्यूक्लियर वेपन रखे हो, ये सब नहीं चलेगा। जीतने के बाद वी विल टेक इट ओवर। पाकिस्तान की आर्मी को 1 लाख से ज्यादा कभी नहीं किया जाएगा, और उनके पास बहुत छोटे हथियार होंगे, बहुत छोटे हथियार।
ये टैंके शंके देने की कोई जरूरत नहीं। जब हमको अटैक ही नहीं करना, हम क्या करेंगे इन 24 करोड़ को अपने यहाँ मिला करके? हमारे अलग ही सरदर्द हो जाएगा भाई। मनविंदर जी, आप तो ये जान ही रही हैं, हम तो अलग ही परेशान है कश्मीर में, पहले से ही तो परेशान है। तो हम तो इनको गारंटी दे रहे हैं पाकिस्तान की जनता को कि जी आपका जी पंजाब, आपका पश्तूनख्वा और आपका सिंध वो आपका ही रहेगा, हम नहीं लेंगे आपको। आप मत अपनी आर्मी का साथ दीजिए, जी इनको आप लात मारिए और अच्छी डेमोक्रेटिक फोर्सेस बनाइए, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दीजिए, मत सपोर्ट कीजिए अपनी आर्मी का। मैं फिर कह रहा हूं, आपको भारत की आर्मी एक अच्छा फ्यूचर देगी। ये जब अपनी बैरकों में घुस जाएंगे, आपको डराएंगे नहीं, आपके यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बनेंगी, आप भी प्रोग्रेस करेंगे। और जब हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि हम नहीं आपका पास पंजाब, पश्तून और ये क्या इलाका है, सिंध, ये पाकिस्तान रहेगा। बलूचिस्तान से आप निपट लीजिएगा, बलूचिस्तान वाले आपके साथ रहना चाहते हैं डेमोक्रेटिकली, आप उनसे बात कर लीजिए। नहीं रहना चाहते तो वो अलग हो जाएंगे, उनका भी है। लेकिन पीओजे के इंडिया लेकर के बाकी आपका पाकिस्तान डिस्टर्ब नहीं करेगा। जी अभिषेक जी, आपने तो बहुत कीमती बात की है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में जो उनकी फौज है, शायद से वो भी बड़े फेडअप हो चुके हैं, इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। और देखिए, ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पुराने फौज के लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है। तो ये किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैंने भी सुना है कि काफी हद तक रिजाइन हुआ है लोगों में। देखिए, कोई लड़ना नहीं चाहता ना, गलत हुआ है ना। तुम हिंदुओं को ये पूछ के कि कलमा पढ़ो, यू आर गोइंग टू किल पीपल बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रिसाइट कलमा। था एक जमाना था, पहले भी यहां पे कलमे के नाम पे मारा गया। देखिए, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं ये जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट इनकी जो आइडियोलॉजी है, गजवाए हिंद का, गजवाए हिंद एक अरबी फ्रेज है, इसका ट्रांसलेशन जो है अगर आप इंग्लिश में कीजिए तो बनता है इन्वेजन ऑफ भारत। और इसको हमारी किताबों में क्या पढ़ाया है मानविंदर जी, आपको पता है? हमारी किताबों में इसको पढ़ाया एडवेंट ऑफ इस्लाम। गजवाए हिंद का ट्रांसलेशन किया है एडवेंट ऑफ इस्लाम। ये आप सोच लीजिए, जब तुम बताना ही नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर जिनोसाइड हुआ है, तुम्हारा, हमें और आपको मारा गया है। हमारे यहाँ ये जो हमारे जो सिख भाई बहन हैं, इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। मराठी भाई बहन है, इन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं। राजस्थानी राजपूतों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं अपनी अस्मिता, अपना कल्चर और अपना देश बचाने के लिए। तो वो क्यों उनके ऊपर अटैक हुआ? वो यही थे, उस समय भी कहते कलमा पढ़ो और नहीं तो हम गर्दनें काट देंगे। लेकिन आज चलिए, पीछे जो हुआ हम भूलने को तैयार है। हर किसी को आगे बढ़ना पड़ता है, हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं। इस्लाम से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अरब में लोग बहुत अच्छे दोस्त। अभी मोदी जी गए थे, 21 तोपों की सलामी मिली उनको। सऊदी अरेबियन रॉयल एयरफोर्स ने उनको एस्कॉर्ट दिया, उनके जो प्लेन था। तो वी आर नॉट एट फाइट विद इस्लाम एट ऑल, वी हैव नो इंटेंशन टू फाइट इस्लाम, नॉट एट ऑल। इंडिया में जो हो रहा है इंटरनल, वो हमारा अलग मैटर है, लेकिन बाहर हम किसी इस्लाम की अगेंस्ट में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। हम पाकिस्तान की इस करप्ट उसके आर्मी के युद्ध में लड़ रहे हैं। तो जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जो लोग अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, मैं उनसे फिर से कहूंगा, प्लीज दीजिए, मत लड़िए इस कॉज के लिए, छुट्टी पाइए इनसे, मत मरवाइए अपने बच्चों को, मत आप अपनी बेटियों को विधवा करवाइए, मत अपनी बहनों को आप जो है भाई के बिना बनवाइए। आपका पाकिस्तान आपका रहेगा। पीओजे के हम कभी नहीं मानते थे आपका, और हम अब मानेंगे भी नहीं। और आप भी कहते हो कि कश्मीर को हमने कभी क्लेम नहीं किया। मैं अभी कई पाकिस्तानी जब उसमें जाता था तो पाकिस्तानी स्कॉलर आके कहते थे कि भाई हमने तो कभी क्लेम ही नहीं किया कि कश्मीर हमारा है। हम तो कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के हिसाब से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से आप वो करवा ले। तो संयुक्त राष्ट्र का, उनको लॉ तो पता नहीं है, संयुक्त राष्ट्र का प्लेबिसाइड तो कब का डिफंक्ट हो चुका है। तो जब आपका क्लेम नहीं बनता, हमारा क्लेम है, हम ले लेंगे उसको, और बाकी का पाकिस्तान बाकी का रहेगा। तो आप क्यों लड़ने आ रहे हो भाई? मत लड़िए। मैं पाकिस्तान की आर्मी का आह्वान कर रहा हूं, मत लड़िए इस बेकार के कॉज के लिए। जमाना नहीं है इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी का, और इसका जमाना है मानवता का। ये समय मानवता की है। दुनिया ह्यूमैनिटी की बात करती है, ह्यूमन राइट्स की बात करती है। तो आप लोग इस लड़ाई में अपनी आर्मी का साथ न दें, भारत की आर्मी का साथ दें। ये ऐसा समय है कि अगर आपने साथ दिया हमारा, तो हम आपके बच्चों का फ्यूचर ब्राइट रखेंगे और एक अच्छा फ्यूचर होगा। आपके यहाँ भी जो है चांद तारे पे जाइए, स्पेस पे जाइए, टेक्नोलॉजी में आइए, एआई कीजिए। इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। सो मैं अपने पाकिस्तान के दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से कहूंगा कि
ये आर्मी ही आपके सारे दुख का कारण है। इन्होंने आपका देश तोड़ा, इन्होंने बंगाली मुसलमानों के साथ, बंगाली हिंदुओं के साथ रेप किया, मारा पीटा। अभी भी ये बलूचिस्तान के बच्चों को मारते हैं, बलूचिस्तान की माओं को वो मारते हैं। किसके लिए लड़ रहे? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट भारत चला रहा है। मंजूर पुश्तीन जो कहता है कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, वो हमने कहा है। तो आप ही के लोग कह रहे थे जो दहशतगर्दी है, तो क्यों आप दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं? मत खड़े होइए। अभिषेक जी, मुनीर का तो कहीं पता ही नहीं है। कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, कोई बंकर में घुसा हुआ है। और ये एक और बात है, देखिए इधर 2 दिन से मोदी टीम लगातार बैठ के कर रही है। मोदी जी का जेस्चर बिल्कुल क्लियर है और एकदम इस बार तो हॉट लग रहा है, गुस्से में है। रेदर आर्मी के तीनों अध्यक्ष गुस्से में है। अब ये जो गुस्सा है ये मुनीर को डरा रहा है, इसीलिए वो भगा भगा फिर रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि फाइनल एक्शन कैसा होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस करी है, और ये भी क्रेडिट मैं देना चाहूंगा जनरल टैनी ढिल्लन का, ये उनका ऑब्जर्वेशन है, मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन नहीं है, और जो मेरा नहीं होता मैं उसको क्लेम नहीं करता। तो मैं उनको सुन रहा था, वो बड़ा अच्छा उन्होंने बोला, जनरल साहब ने, उन्होंने बोला ढिल्लन साहब ने कि जो चीज मैंने नोटिस की है बड़ी स्ट्राइकिंग, वो ये है कि इस बार पाकिस्तान की आर्मी नहीं कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे ये सिविल वाले बेचारे कर रहे हैं। जी, ख्वाजा आधी रात में उठ करके मतलब देखिए जगा रहे हैं मीडिया को। क्या पगला गए हैं, मतलब देखिए किस तरीके से जो है नहीं, मगर प्रेस आर्मी के कॉन्फ्रेंस। लोग नहीं आ रहे, पहले आईएसपीआर करती थी हाँ, बाबा। हाँ, हाँ। जी, जी। इस बार सारे वो ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं, डार आ रहे हैं, हाँ, पता नहीं कौन कौन आ रहा तो है, उन्होंने एक भी उन्होंने आर्मी रात वाला को नहीं दिख रहा। उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और रो रहे हैं, मतलब लिटरली दे आर क्राइंग। तो तो इसलिए मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो एक्शन है, मोदी का एक्शन, मतलब वहाँ की जो फौज है, जो वहाँ के मतलब ओहदेदार हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डर है। कैसा, मतलब इस पे मैं आपसे कमेंट चाहती हूँ। लोग मोदी जी से तो डरते हैं ना। मोदी नाम काफी है भाई। आप समझ, देश के अंदर या देश के बाहर, जी, जी। मोदी नाम काफी है। जी, जी। समझिए ना, मोदी जी ने ही तो देश को योगी जी दिया, मोदी जी ने ही बिल्कुल। तो देश को अमित शाह जी दिया, मोदी जी, जी जी। ने ही तो इस देश को एस सुब्रमण्यम साहब दिए। मोदी जी हीरो को पहचानते हैं। मोदी जी ने भारत में मुस्लिम्स के लिए जो किया वो अद्वितीय है। घर बनवाए, उनकी शिक्षा का ध्यान किया, उनके जो स्कॉलरशिप्स हैं, जो उनकी बाकी सुविधाओं, सब में कोई भेदभाव मोदी जी ने नहीं किया। जी, जी। भोजन जब दिया कोरोना के समय में, सबको एक समान दिया। तो इसलिए बिल्कुल। मोदी वॉक्स द टॉक, और ये पाकिस्तानियों को पता है। उनका एक डायलॉग तो मेरे दिमाग में कौंध रहा है कि समय सीमित है, लक्ष्य बड़े लक्ष्य हैं। बड़ा है। सही और है, मेरे आप पास वो वीडियो रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ उसको, लेकिन मुझे ढूँढना पड़ेगा कि समय जो है कम है, लक्ष्य बड़ा है। और देखिए लास्ट में टिप्पणी चाहूँगी मैं, एंड ऑफ दिस शो, पाकिस्तान के बाज़ार में भी हड़कंप है। तो होगा ना, ट्रेडर्स कहाँ पे भाई, आपने इंडिया से सारे ट्रेड बंद कर दिए हैं, तो ट्रेडर्स तो, जो बिजनेस क्लास है वो तो ऑफ कोर्स भागेगी। क्योंकि वॉर का मतलब है सप्लाई बंद, वॉर का मतलब है एक्सपोर्ट बंद, वॉर का मतलब है इंपोर्ट बंद। तो जो इंपोर्ट करने वाला होगा वो भी प्रॉब्लम में होगा, जो एक्सपोर्ट करने वाला होगा वो भी प्रॉब्लम में होगा। उसके बाद जो उनके ऑर्डर्स कैंसिल होंगे, तो बिल्कुल बिजनेस की तो रीढ़, इसीलिए कहते हैं ना, युद्ध आपको 15 साल पीछे फेंक देता है। लेकिन भारत के केस में क्या होगा कि ये युद्ध भारत को 15 साल आगे भेज देगा। उसका कारण ये कि जब हम वहां पे बम बरसाएंगे, जब वहां पे हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करेंगे, तो उसको बनाएगा कौन? उसको बनाएगा लार्सन एंड टुब्रो, उसको बनाएगा टाटा, उसको बनाएंगे हमारी कंपनियां, और उससे हमारे जनरेट होगा रेवेन्यू। यही तो कर रही है सीपेक। क्या है? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर का ही तो कंस्ट्रक्शन का नाम सीपेक है ना। बिल्कुल, रोड बिल्कुल। बना देना, उसके आगे जो है बड़े बड़े शहर बसवा देना, और ये सब कर रहे हैं ना वो। हम भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, हम ही बर्बाद करेंगे, हम ही बना के देंगे पाकिस्तानियों को। 1 लाख इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे, उसके बाद हमारी इंडस्ट्री को उससे फायदा होगा। भाई जब हम बनाएंगे तो हम अपनी कंपनियों को बिजनेस देंगे, जैसे हम अफगानिस्तान में भी तो हम बनाते हैं ना, सलमा डैम बनाया, पार्लियामेंट बनाया, उनकी सड़कें बनाई। तो अगर हम अफगानिस्तान में बना सकते हैं, लार्सन एंड टुब्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान के टफ टेरेन में और टफ एनवायरमेंट में काम कर सकती है, तो पाकिस्तान है। तो हमारे बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छा समय आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, पाकिस्तान के बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। इतने दुष्ट हम नहीं हैं, कुछ लोकल बच्चों को भी एम्प्लॉयमेंट देंगे हम। लेकिन जो मेजर प्रॉफिट होगा सही वो कह रहे देश। हैं कि मोदी मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अगर
जिस तरीके से वहाँ की आर्मी कर रही है, उनके लिए अच्छा, उनके अगर मन दिल में नहीं बड़ा बहुत होता सारे ममता जी, क्षमा चाहूँगा, मैं आपको टोक रहा हूँ, अगर दिल बड़ा नहीं होता तो मोदी जी अपना पॉलिटिकल रिस्क लगा करके, जो लोग ये बेवकूफ़ी वाला बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने सेल्फ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, अपने लोगों को मरवाया है, ताकि वो भारत पे, पाकिस्तान क्या पे बात अटैक कर सके, तो मोदी जी क्यों गए थे लाहौर में? अगर हुँ, उनको लड़ाई लड़नी थी, तो अपना उनकी कितनी गालियाँ पड़ी कि भाई बिरयानी खाने चले गए, बिरयानी खाने चले गए। ठीक है ना? तो ये पागल लोग हैं, ये लोग। मोदी जी ने तो अपना पॉलिटिकल कैपिटल दांव पे लगा दिया था और वो चले गए थे नवाज शरीफ साहब से मिलने और मिल के आए वो, उसके बदले में उनको क्या मिला? तो ये लोग जो कह रहे हैं ना, वो बेवकूफ है। मोदी जी ने पहले शांति वार्ता की, नवाज शरीफ को बुलाया 2014 में अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, फिर वो स्वयं भी गए। लेकिन अब तुम बार बार पीठ में छुरा घोंपोगे तो अब मोदी जी का प्रकोप के लिए तैयार रहो। शंकर जी की तीसरी नेत्र जो है ना, जब खुलेगा तो समझ में आएगा। बहुत सही कहा आपने अभिषेक जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम।